नीलम को जब डॉक्टर से यह बात पता चली कि उसके पेट में ट्यूमर है तथा ऑपरेशन कराना बेहद जरूरी है वरना वह कैंसर का रूप ले सकता है, तो पति अमर के साथ वह भी काफी घबरा गई थी। सारी टेंशन बच्चों को लेकर थी। अनय और चारू काफी छोटे थे। उसकी इस बीमारी का लंबे समय तक चलने वाला इलाज तो उसके पूरे घर को बिखेर कर रख देगा। सच पूछिए तो जब यह महसूस होता है कि हम अपाहिज होने जा रहे हैं या हमें दूसरों की दया पर जीना है, तो मन बहुत ही कुंठित हो उठता है। परिवार में सास, ननद, देवर, जेठ सभी थे, पर एकाकी परिवारों में सबके सामने उस जैसी ही समस्या उपस्थित थी। कौन अपना घर परिवार छोड़कर इतने दिनों तक उसके घर को संभालेगा? अपने ऑपरेशन से भी अधिक नीलम को अपने घर संसार की चिंता सता रही थी। यह भी अटल सत्य है कि पैर चाहे चिता में रखे हो, पर जब तक सांस है तब तक व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से आजाद नहीं हो पाता। आस पड़ोस के अलावा नीलम ने न्यूज़पेपर में भी एड्स देखने शुरू कर दिए थे तथा जरूरत है एक काम वाले की नामक विज्ञापन अपना पता देते हुए प्रकाशित भी करवा दिया। विज्ञापन दिए अभी हफ्ता भी नहीं बीता था कि एक 22-23 साल की लड़की घर का पता पूछते पूछते आई। उसने अपना परिचय देते हुए काम पर रखने की पेशकश की थी और अपने बारे में कुछ इस प्रकार बयां किया था। मेरा नाम माला है, मैं बीए पास हूँ। 2 साल पहले मेरा विवाह हुआ था, पर पिछले साल ही मेरा पति एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। संतान भी नहीं है। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस समझकर घर से निकाल दिया है। परिवार में अन्य कोई न होने के कारण मुझे भाई के पास रहना पड़ रहा है, पर भाभी अब मेरी उपस्थिति सह नहीं पा रही है और तिल तिल कर मरने की अपेक्षा मैं कहीं काम करना चाह रही हूँ। 1-2 स्कूल में पढ़ाने के लिए अर्जी भी दी है, पर बात बनी नहीं। अब जब तक कोई अन्य काम नहीं मिल जाता, यही काम करके देख लूँ सोचकर चली आई हूँ। भाई के घर जाना नहीं चाहती। काम के साथ रहने के लिए एक घर का एक भी कोना दे दे तो मैं चुपचाप पड़ी रहूंगी। उसकी साफ गोई नीलम को बहुत पसंद आई। उसने कुछ भी नहीं छिपाया था, रुक रुक कर खुद की सारी बातें कह डाली थी। नीलम को भी जरूरत थी तथा देखने में भी वह साफ सुथरी और सलीकेदार लग रही थी, अतः उसकी शर्तों पर नीलम ने हाँ कर दी। नीलम को जब ये एहसास हुआ कि अब इसके हाथों घर सौंपकर ऑपरेशन करवा सकती हूँ, तब उसने ऑपरेशन की डेट फिक्स कर ली। नियत डेट पर ऑपरेशन हुआ और सफल भी रहा। सभी सगे संबंधी नाते रिश्तेदार आए और सलाह मशवरा देकर चले गए। माला ने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से संभाल लिया था कि किसी को उसने जरा भी शिकायत का मौका नहीं दिया। जाते जाते सब उसकी तारीफ ही करते गए। फिर भी कुछ ने ये कहकर नाराजगी जाहिर की कि ऐसे समय में भी तुमने हमें अपना नहीं समझा, बल्कि हमसे ज्यादा एक अजनबी पर भरोसा किया। वैसे भी आदर युक्त, प्रिय और आत्मीय संबंध तो आपसी व्यवहार पर आधारित रहते हैं, पर परिवार में सबसे बड़ी होने के नाते किसी को भी खुद के लिए कष्ट उठाते देखना नीलम के स्वभाव के विपरीत था। अतः अपनी तीमारदारी के लिए किसी को भी बुलाकर परेशान करना उसे सही नहीं लगा था, पर वे ऐसी शिकायत करेंगे उसे उम्मीद नहीं थी। शायद कमियां निकालना ही ऐसे लोगों की आदत रही हो। ऐसी शिकायत करने वाले ये भूल गए थे कि ऐसी स्थिति आने पर क्या वे सचमुच अपना घर छोड़कर महीने भर तक उसके घर को संभाल पाते, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक उसे 6 महीने तक भारी सामान नहीं उठाना था, क्योंकि गर्भाशय में संक्रमण के कारण ट्यूमर के साथ गर्भाशय को भी निकालना पड़ गया था। ऐसे समय में लोगों की शिकायत सुनकर एकाएक ऐसा लगा कि सच में रिश्तों में दूरी आती जा रही है। लोग करने की अपेक्षा दिखावा अधिक करने लगे हैं। वास्तव में आज की दुनिया में कथनी और करनी में बहुत अंतर आ गया है। कार्य व्यस्तता या दूरी के कारण संबंधों में भी दूरी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके व्यवहार में मन खट्टा हो गया था। माला की सही देखभाल ने नीलम को घर के प्रति निश्चिंत कर दिया था। अनय और चारू भी उससे हिल गए थे। शाम को उसको गार्डन में घुमाने के साथ उनका होमवर्क भी वह पूरा करा दिया करती थी। जाने क्यों नीलम माला के प्रति बेहद अपनत्व का एहसास महसूस करने लगी थी। अमर के दफ्तर जाने के बाद वह साये की तरह उसके आगे पीछे घूमती रहती, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। एक दिन बातों बातों में माला बोली, दीदी आपके पास रहकर लगता ही नहीं है कि मैं आपके यहाँ जॉब कर रही हूँ। सास और भाई के घर में इससे ज्यादा काम करती थी, पर फिर भी उन्हें मैं बोझ ही लगती थी। दीदी वे मेरा दर्द क्यों नहीं समझ पाए? आखिर पति के मरने के बाद मैं जाती तो जाती कहाँ? सास तो मुझे हर समय इस तरह कोसती रहती थी मानो उनके बेटे की मौत का कारण मैं ही हूँ। दुख तो इस बात का था कि एक औरत होकर भी वह औरत के दुख को क्यों नहीं समझ पाई। आंखों में आंसू भर आए थे नीलम के। रिश्तों में आती संवेदनहीनता ने माला को तोड़कर रख दिया था। यहाँ आकर उसे सुकून मिला था, खुशी मिली थी, अतः उसकी पुरानी चंचलता लौट आई थी। शरीर भी भरा भरा हो गया था। नीलम भी खुश थी। चलो जरूरत के समय उसे अच्छी सहायक के साथ साथ एक सहेली भी मिल गई। बीच बीच में माला का भाई उसकी खोज खबर लेने आ जाया करता था। बहन को अपने साथ न रख पाने का उसको बेहद दुख था, पर पत्नी के तेज स्वभाव के चलते वह मजबूर था। यहाँ बहन को सुरक्षित हाथों में पाकर वह निश्चिंत हो चला था। माला का पति जो बैंक में नौकरी था, उसके फंड पर अपना अधिकार जमाने के लिए ससुराल के लोग उसे घर से बेदखल कर उस पैसे पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। भाई राजीव उसे उसका अधिकार दिलाने की कोशिश कर रहा था। भाई का अपनी बहन से लगाव देखकर ऐसा लगता था कि रिश्ते टूट
जरूर रहे हैं, पर अभी भी कुछ रिश्तों में कशिश बाकी है, वरना वह बहन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटता। माला को इतनी ही खुशी थी कि भाभी नहीं तो कम से कम उसका अपना भाई तो उसके दुख को समझता है। कोई तो है जिसके कारण वह जीवन की ओर मुड़ पाई है, वरना पति की मौत के बाद उसके जीवन में कुछ नहीं बचा था। और ऊपर से ससुराल वालों की प्रताड़ना से बेहद टूटी माला आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी थी। एक दिन रात में नीलम की आंख खुली, बगल में अमर को न पाकर कमरे से बाहर आई तो माला का फुसफुसाता स्वर सुनाई पड़ा, नहीं साहब, मैं दीदी का भरोसा नहीं तोड़ सकती। सुनकर नीलम की सांस रुक गई, समझ गई कि अमर की क्या मांग होगी। नफरत से भर उठी थी नीलम। मन हुआ कि मर्द की बेवफाई पर चीखे चिल्लाए, पर मुंह से आवाज नहीं निकल पाई। लगा चक्कर आ जाएगा। उसने वहीं बैठना चाहा तो पास में रखा स्टूल गिर गया। आवाज सुनकर अमर आ गए, उसे नीचे बैठा देख बोले, तुम यहाँ कैसे? अगर कुछ जरूरत थी तो मुझसे कहा होता। निःशब्द उसे बैठा देखकर अमर को लगा कि शायद नीलम पानी पीने उठी होगी और चक्कर आने पर बैठ गई होगी। वह भी ऐसे आदमी से उस समय क्या बहस करती जिसने उसके सारे अस्तित्व को मिटाते हुए अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए दूसरी औरत से सौदा करना चाहा। दूसरे दिन अमर तो सहज थे, पर माला असहज लगी। बच्चों और अमर के जाने के बाद वह नीलम के पास आकर बैठ गई, जहाँ और दिन उसके पास बातों का अंबार रहता था। आज शांत और खामोश थी। ना ही आज उसने टीवी चालू करने की फरमाइश की और ना ही खाने की। क्या बात है, सब ठीक तो है ना माला? उसका मन टटोलते हुए नीलम ने पूछा। दीदी, कल बहुत डर लगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो कल से मैं अनय और चारू के पास सो जाया करूं। आंखों में आंसू भरकर उसने पूछा था। ठीक है। नीलम के ये कहने पर उसके चेहरे पर संतोष झलक आया था। नीलम जानती थी कि वह किससे डरी है। आखिर एक औरत के मन की बातों को दूसरी औरत नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। पर वह हकीकत बताकर उसके मन में अमर के लिए घृणा या अविश्वास पैदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ कहा तो नहीं, पर अपने लिए सुरक्षित जगह जरूर मांग ली थी। अमर के बर्ताव ने यह साबित कर दिया था कि आदमी के लिए तो हर औरत सिर्फ शरीर ही है। उसे अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए सिर्फ शरीर ही चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि वह शरीर किसका है। अब नीलम को खुद ही माला से डर लगने लगा था। कहीं अमर की हवस और माला की देह उसका घर संसार ना उजाड़ दे। माला कब तक अमर के आग्रह को ठुकरा पाएगी? उसे अपनी बेबसी पर पहले कभी भी उतना गुस्सा नहीं आया जितना आज आ रहा था। माला भी तो कम मजबूर नहीं थी। वो चाहती तो कल ही समर्पण कर देती, पर उसने ऐसा नहीं किया और आज उसने अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए अपने लिए सुरक्षित जगह की मांग की। सवाल अनेक थे, पर नीलम को कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। दोष दे भी तो किसे, अमर को या माला की देह को? मन में उहापोह था। सोच रही थी कि यह तो परेशानी का अस्थायी समाधान है। विकट समस्या तो तब पैदा होगी जब अमर बच्चों के साथ माला को सोता देखकर तिल मिलाएंगे या चोरी पकड़े जाने के डर से कुंठित हो खुद से आंखें चुराने लगेंगे। दोनों ही स्थितियां बहुत खतरनाक हैं। नीलम ने सोचा कि अमर के आने पर माला के सोने की व्यवस्था, बच्चों के रूम में रहने की बात कह वह उनके मन की थाह लेने की कोशिश करेगी। पुरुष के कदम थोड़ी देर के लिए भले ही भटक जाए, पर अगर पत्नी थोड़ा समझदारी से काम ले तो यह भटकन दूर हो सकती है। अभी तो उसे पूरी तरह से स्वस्थ होने में महीना भर और लगेगा। उसे अभी भी माला की जरूरत है, पर कल की घटना ने उसे विचलित कर दिया था। अमर आए तो मौका देखकर नीलम ने खुद ही माला के सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में करने की बात की तो पहले तो वो चौंके, फिर सहज स्वर में बोले, ठीक ही किया, कल शायद वह डर गई थी। उसके चीखने की आवाज सुनकर मैं उसके पास गया। उसे शांत करवा ही रहा था कि स्टूल गिर जाने की आवाज सुनी। आकर देखा तो पाया कि तुम चक्कर खाकर गिर पड़ी हो। अमर के चेहरे पर तनिक भी क्षोभ या ग्लानि नहीं थी। तो क्या माला सचमुच डर गई थी, या जो उसने सुना वह गलत था? अगर उसने जो सुना वह गलत था तो माला की चीख उसे क्यों नहीं सुनाई दी? खैर, जो भी हो, जिस तरह से अमर ने सफाई दी थी उससे हो सकता है कि वह खुद भी शर्मिंदा हो। माला अब यथासंभव अमर के सामने पड़ने से बचने लगी थी। अब नीलम स्वयं अमर के खाने पीने नाश्ते का ख्याल रखने की कोशिश करती। अभी महीना भर ही बीता होगा कि माला का भाई आया और एक लिफाफा उसको पकड़ाते हुए बोला, तूने जहाँ जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया था वहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया है, जाकर इंटरव्यू दे आना। पर आजकल बिना सिफारिश के कुछ नहीं हो पाता। नौकरी मिल जाए तो अच्छा ही है, कम से कम तुझे किसी का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद के लिए इंटरव्यू की कॉल थी। नीलम ने जब कॉल लेटर पढ़ा तो याद आया कि इसी ग्रुप के एक स्कूल में उसकी दोस्त माया की भाभी प्रिंसिपल है। नीलम ने उनसे बात की, जॉब मिल गई। अगले सत्र से उसे काम करना था, 1.5 महीना और बाकी था। माला की नीलम को ऐसी आदत पड़ गई थी कि अब उसके बिना वो कैसे सब कुछ कर पाएगी, यह सोच सोचकर वह परेशान होने लगी थी। इस अजनबी लड़की ने उसके दुख और परेशानी के क्षणों में साथ दिया है। उसकी जगह अगर कोई और होता तो भावावेश में उसका घर संसार ही बिखेर देता, खासकर तब जब उसका पति ही विशेष रुचि लेता प्रतीत हो। पर उसने ऐसा न करके न केवल अपने अच्छे चरित्र की झलक दिखाई दी, बल्कि उसकी गृहस्थी को टूटने बिखरने से बचा लिया था। स्कूल का सेशन शुरू हो गया था। घर न मिल पाने के कारण माला उसके घर से ही आना जाना कर रही थी। स्कूल जाने से पहले वह नाश्ता और खाना बनाकर जाती थी तथा शाम को खाना भी वही आकर बनाती। लगता ही नहीं था कि वह इस परिवार की मेंबर नहीं है, पर
अब माला को जाना ही है, सोचकर नीलम भी धीरे धीरे घर का काम करने की कोशिश करने लगी थी। दीदी, स्कूल के पास ही घर मिल गया है, अगर आप परमिशन दें तो मैं वहाँ रहने के लिए चली जाऊँ। एक दिन माला स्कूल से आकर बोली। ठीक है, जैसा तुम सही समझो, अब तो मैं काफी ठीक हो गई हूँ, धीरे धीरे सब करने लगूंगी। आने को पता चला तो वह बहुत उदास होकर बोला, आंटी आप यहीं रह जाओ ना, अब साइंस पढ़ाती थी तो बहुत अच्छा लगता था। आंटी आप चली जाओगी तो मुझे आलू के पराठे और पिज्जा कौन बनाकर खिलाएगा? आप जैसे पराठे तो मम्मा भी नहीं बना पाती, चारू ने आग्रह करते हुए कहा। कोई बात नहीं बेबी, मैं दूर थोड़ी ही जा रही हूँ, हर संडे को मैं मिलने आऊंगी, तब आपको आपका मनपसंद खाना बनाकर खिला दिया करूंगी, माला ने प्यार से चारू को गोदी में उठाते हुए कहा। नीलम ने भी माला को सदा नौकरानी से ज्यादा दोस्त समझा था, पर अनय और चारू का उससे इतना भावात्मक लगाव उसके अहम को हिला गया। अचानक उसे लगा कि इस लड़की ने कुछ ही दिनों में उससे उसकी जगह छीन ली है। वह जगह जो उसने 8 वर्षों में बनाई थी, इसने केवल 5 महीनों में ही बना ली। बच्चे भी अब उसके बजाय माला से ही अपनी फरमाइशें करते और वह भी हंसते हंसते उनकी हर फरमाइश पूरी करती, चाहे वह खाना हो, पढ़ाना हो या बाहर गार्डन में उसके साथ खेलने जाना हो। क्या माला घर छोड़कर जा रही है? शाम को चाय पीते पीते अमर ने पूछा था। हाँ, कोई परेशानी? नीलम ने एक तीखी नजर से उन्हें देखा। मुझे क्या परेशानी होगी, बस ऐसे ही पूछ लिया था, कुछ दिन और रुक जाती तो तुम्हें थोड़ा और रेस्ट मिल जाता। नीलम की तीखी नजर से अपनी आंखें चुराते हुए अमर ने जल्दी जल्दी कहा। पहले तो नीलम सोच रही थी कि माला से कुछ दिन और रुकने का आग्रह वह करेगी, पर अमर और बच्चों की सोच ने उसे कुंठित कर दिया। अब उसे वह एक पल भी नहीं रोकेगी, कल जाती हो तो आज ही चली जाए, जिसकी वजह से उसकी अपनी गृहस्थी पराई हो चली है, भला उसे अपने घर में वह क्यों शरण दे? ईर्ष्या रूपी अजगर ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। जब वह उसे विदा मांगने आई तब कोई गिफ्ट देना तो दूर, उसे इतना भी नहीं कहा गया कि छुट्टी के दिन चली आया करना, जबकि बच्चों को रोता देख माला खुद ही कह रही थी, रो मत बच्चों, मैं कहीं दूर थोड़ी ही जा रही हूँ, जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी तब मिलने आ जाया करूंगी। जहाँ कुछ समय पहले तक नीलम स्वयं आपसी रिश्तों में आती संवेदनहीनता के लिए दूसरों को दोषी ठहरा रही थी, आज वह स्वयं ईर्ष्या के कारण उसी जमात में शामिल हो गई थी। तभी तो उस अजनबी लड़की के अपार प्रेम के बावजूद उसका प्रतिदान देने में कंजूसी कर गई थी, लेकिन फिर भी नीलम को उसके चले जाने से अजीब सी संतुष्टि महसूस हो रही थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।